कहानी की शुरुआत कोलकाता की एक लाइब्रेरी से होती है, जहां मीरा नाम की एक मासूम लड़की की मुलाकात कबीर नाम के एक रहस्यमयी और उदास पेंटर से होती है। दोनों में गहरा प्यार हो जाता है। कबीर के प्यार में मीरा इस कदर अंधी हो जाती है कि वह अपने पिता का घर, पढ़ाई, दोस्त और अपनी माँ के आखिरी गहने तक कबीर के आर्ट स्टूडियो के लिए दांव पर लगा देती है। कबीर मानसिक रूप से बीमार रहने लगता है और अपनी उंगली काटकर खुद के खून से मीरा की एक अजीब आधी सुंदर और आधी कंकाल वाली पेंटिंग बनाता है। इसके बाद एक तूफानी रात को कबीर अचानक गायब हो जाता है। स्वागत है आपका अपना चैनल फीलिंग स्टेशन, जहां हर कहानी कहती है दिल की एक नई बात। आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। कोलकाता की वह शाम आम शामों जैसी नहीं थी। आसमान में काले घने बादलों का डेरा था और हुगली नदी से उठने वाली ठंडी हवाएं शहर की तंग गलियों में सीटी बजाती हुई गुजर रही थीं। ये शहर का वो पुराना हिस्सा था जहां आज भी ट्राम की पटरियां बिछी थीं और पुरानी विक्टोरियन जमाने की इमारतें अपनी ढहती हुई दीवारों के साथ इतिहास की गवाही दे रही थीं। इसी इलाके के एक कोने में एक छोटी सी लाइब्रेरी थी। मीरा वहीं बैठी थी। 21 साल की मीरा साधारण सूती सादी पहने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में ढेरों सपने लिए एक पुरानी किताब के पन्नों को पलट रही थी। मीरा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। कॉलेज, घर, माँ की यादें और उसकी किताबें। वह स्वभाव से बेहद शांत, शर्मीली और एकांत प्रिय थी। लाइब्रेरी की बड़ी सी लकड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए मीरा ने एक गहरी सांस ली। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बूंदें खिड़की के कांच से टकरा कर नीचे गिर रही थीं। मीरा ने अपनी किताबें समेटी, उन्हें अपने थैले में डाला और बाहर जाने के लिए खड़ी हुई। उसे नहीं पता था कि इस लाइब्रेरी की दहलीज पार करते ही उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। जैसे ही मीरा सड़क पर आई, बारिश ने तेज रुख अख्तियार कर लिया। हवा इतनी जोरदार थी कि मीरा का पुराना छाता हवा के एक झोंके के साथ उसके हाथ से छूट गया और सड़क के कीचड़ में जा गिरा। मीरा पूरी तरह भीगने लगी। वह खुद को बचाने के लिए भागकर पास की एक ढहती हुई पुरानी इमारत के छज्जे के नीचे खड़ी हो गई। वह ठंड से कांप रही थी और अपने बालों से पानी निचोड़ रही थी। तभी उसके सिर पर बारिश की बूंदें गिरना बंद हो गईं। मीरा ने चौंक कर ऊपर देखा। उसके ऊपर एक बड़ा काला छाता तना हुआ था। छाते को थामे हुए एक हाथ था जो बेहद मजबूत पर थोड़ा पीला था। मीरा की नजर उस हाथ से होती हुई उस शख्स के चेहरे पर गई। वह कबीर था। कबीर लंबा था। उसके घुंघराले बाल बारिश के पानी से भीगकर उसके माथे पर आ गिरे थे। उसने एक ढीला ढाला कुर्ता और जीन्स पहनी थी। कंधे पर एक बड़ा सा कैनवास बैग टंगा था जिस पर रंगों के दाग लगे थे। लेकिन जो चीज सबसे अलग थी वह थी कबीर की आंखें। उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी और गहराई थी मानो उसने सदियों का दर्द अपने अंदर छुपा रखा हो। अगर इस तूफान में ऐसे ही खड़ी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। कबीर की आवाज बहुत धीमी पर गहरी और मखमली थी। मीरा झिंझकते हुए 2 कदम पीछे हटी। जी, मेरा छाता उड़ गया। मैं बस बारिश रुकने का। बारिश इतनी जल्दी नहीं रुकेगी, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, पर उसकी मुस्कान में भी एक अजीब सी बेबसी थी। मेरा नाम कबीर है। मैं पास की ही इस पुरानी इमारत में रहता हूँ। यहाँ मेरा एक छोटा सा आर्ट स्टूडियो है। अगर तुम चाहो तो अंदर आकर बैठ सकती हो जब तक मौसम ठीक नहीं होता। मीरा ने उस अनजान लड़के को देखा। आमतौर पर वह किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन कबीर की आंखों में एक ऐसा सम्मोहन था, एक ऐसा खिंचाव था जिसे मीरा मना नहीं कर सकी। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और उसके साथ इमारत के अंदर कदम रख दिया। इमारत के अंदर कदम रखते ही हवा का रुख बदल गया। बाहर की बारिश की आवाज अचानक बहुत दूर महसूस होने लगी। ये इमारत ब्रिटिश जमाने की एक पुरानी हवेली जैसी थी, जहां की सीढ़ियां लकड़ी की थीं और हर कदम पर चरमरा रही थीं। कबीर मीरा को लेकर तीसरी मंजिल पर आया और एक भारी लोहे के हैंडल वाले दरवाजे को खोला। ये कबीर का आर्ट स्टूडियो था। कमरा बहुत बड़ा था। चारों तरफ बड़े बड़े कैनवास रखे थे। कुछ पर आधी अधूरी पेंटिंग्स थीं तो कुछ खाली पड़े थे।
कमरे के बीच में एक स्टैंड था जिस पर एक ढका हुआ कैनवास रखा था। हर तरफ रंगों, थिनर और तारपीन के तेल की तीखी गंध फैली हुई थी। कमरे की वास्तुकला अजीब थी। वहां बड़ी-बड़ी खिड़कियां थीं, लेकिन कमरे का एक सुदूर कोना ऐसा था जहां की दीवारें बिल्कुल काली थीं। वहां दिन में भी रोशनी नहीं पहुंचती थी। उस कोने को देखकर मीरा के मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने उसे अपना वहम समझकर टाल दिया। चाय लोगी? कबीर ने एक छोटे से स्टोव की तरफ बढ़ते हुए पूछा। नहीं शुक्रिया, मैं बस थोड़ी देर में चली जाऊंगी, मीरा ने कमरे में रखी पेंटिंग्स को देखते हुए कहा। पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन उन सब में एक समानता थी। हर पेंटिंग में एक अकेलापन था, एक दर्द था। कहीं कोई रोती हुई औरत थी, तो कहीं एक सूखा हुआ पेड़। तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत गहरी हैं, पर इनमें इतना अंधेरा क्यों है? मीरा ने अनजाने में ही पूछ लिया। कबीर चाय के 2 कप लेकर आया और एक कप मीरा की तरफ बढ़ाते हुए रुक गया। उसने मीरा को बहुत ध्यान से देखा, जैसे वह उसकी आत्मा के पार देख रहा हो। कलाकार वही बनाता है जो वह अपने अंदर महसूस करता है मीरा। मेरे अंदर का उजाला बहुत पहले खो चुका है। मीरा ने चाय का कप थाम लिया। कबीर की बातों ने उसके दिल के किसी कोने को छू लिया था। उस शाम दोनों ने घंटों बातें की। कबीर ने बताया कि वह अनाथ है और बचपन से ही भटक रहा है। पेंटिंग ही उसका एकमात्र सहारा है। मीरा ने भी अपने जीवन की बातें साझा की। दोनों को ऐसा लगा जैसे वे एक दूसरे को बरसों से जानते हों। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, मीरा का कबीर के स्टूडियो आना एक रोज का नियम बन गया। कॉलेज खत्म होते ही उसके पैर अपने आप उस पुरानी इमारत की तरफ मुड़ जाते। मीरा, जो कभी किसी से खुलकर बात नहीं करती थी, कबीर के सामने पूरी तरह खुल चुकी थी। कबीर जब पेंटिंग करता, मीरा चुपचाप बैठकर उसे देखती रहती। कबीर की उंगलियां जब ब्रश पकड़ती, तो ऐसा लगता मानो वह कैनवास पर जादू कर रहा हो। एक दोपहर कबीर ने मीरा को सामने बैठने को कहा। आज मैं तुम्हारी तस्वीर बनाऊंगा मीरा, तुम मेरी प्रेरणा हो। मीरा शर्मा गई। वह कबीर के सामने एक स्टूल पर बैठ गई। कबीर ने कैनवास पर ब्रश चलाना शुरू किया। कमरे में सिर्फ ब्रश के घिसने की आवाज आ रही थी। शुरुआत में सब कुछ बहुत सामान्य और रोमांटिक था। कबीर मीरा को देख रहा था और मीरा कबीर को। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए पनपता हुआ प्यार साफ देखा जा सकता था। लेकिन जैसे ही शाम ढली और कमरे में अंधेरा बढ़ने लगा, स्टूडियो का माहौल बदलने लगा। कबीर अचानक बहुत शांत हो गया। उसकी आंखों में वह मखमली प्यार गायब हो गया और उसकी जगह एक अजीब सा पागलपन, एक जुनून ने ले ली। वह बिना पलक झपकाए मीरा को देखने लगा। मीरा को अचानक महसूस हुआ कि कमरे का तापमान बहुत गिर गया है। उसके मुंह से भाप निकलने लगी। बाहर कोई हवा नहीं चल रही थी, लेकिन कमरे के उस अंधेरे कोने में रखे हुए पुराने पर्दे अपने आप धीरे धीरे हिल रहे थे। मीरा ने घबराकर कहा, कबीर, बहुत ठंड हो गई है। और तुम्हारी आंखें, तुम ठीक तो हो ना? कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह पागलों की तरह तेजी से ब्रश चलाने लगा। उसकी आंखों की पुतलियां थोड़ी फैल गई थीं और उनमें एक अजीब सी लालिमा, सुर्खी उतर आई थी। वह पेंटिंग करते करते बुदबुदाने लगा। हाँ, वह आ रही है। वह तुम्हें देख रही है, तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी रूप। कबीर, तुम किससे बात कर रहे हो? मीरा खड़ी हो गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा कि कमरे में उन दोनों के अलावा कोई और भी मौजूद है। एक अदृश्य, भारी दबाव पूरे कमरे में महसूस हो रहा था। कबीर ने अचानक ब्रश छोड़ दिया। वह हाँफ रहा था जैसे उसने कोई बहुत भारी काम किया हो। उसकी आंखों की लाली धीरे धीरे कम हुई और वह सामान्य दिखने लगा। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और मीरा की तरफ देखा, जो डरी हुई खड़ी थी। मुझे माफ कर दो मीरा, कबीर ने बहुत कमजोर आवाज में कहा। जब मैं पेंटिंग करता हूं तो मैं खुद में नहीं रहता। तुम तुम घर जाओ, बहुत रात हो गई है। मीरा ने कबीर की तरफ देखा। उसका दिल कह रहा था कि यहां कुछ बहुत गलत है, कुछ ऐसा जो उसकी समझ से परे है। लेकिन कबीर के प्रति उसका बढ़ता हुआ प्यार और उसके प्रति सहानुभूति इतनी गहरी थी कि उसने कबीर के इस अजीब व्यवहार को एक कलाकार का सनकीपन समझकर नजरअंदाज कर दिया। वह नहीं जानती थी
कि यह सिर्फ उस भयानक शैतानी जाल की पहली बुनावट थी जिसमें वह बहुत जल्द फंसने वाली थी। मीरा भारी कदमों से स्टूडियो से बाहर निकल गई। कबीर उस खाली और अंधेरे कमरे में अकेला रह गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कमरे के उस काले कोने से एक गहरी बर्फीली फुसफुसाहट गूंजी जो कबीर का नाम पुकार रही थी। कबीर ने डर कर अपनी आंखें बंद कर लीं और घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया। भाग एक की उस अजीब रात के बाद भी मीरा का कबीर के प्रति खिंचाव कम नहीं हुआ, बल्कि वह और गहरा होता चला गया। मीरा अब कबीर के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसे दुनिया की कोई और चीज दिखाई नहीं देती थी। लेकिन कबीर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह कई कई दिनों तक सोता नहीं था, उसकी आंखें अंदर धंस गई थीं और उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। उसकी पेंटिंग्स बिकना पूरी तरह बंद हो चुकी थीं, क्योंकि उनमें अब केवल खौफनाक आकृतियां और अंधेरा ही नजर आता था। एक शाम जब मीरा अपने घर पर थी, उसके पिता ने उसे अपने कमरे में बुलाया। उनके हाथ में मीरा की कॉलेज की रिपोर्ट और कुछ तस्वीरें थीं। मीरा, ये सब क्या है? पिता की आवाज गुस्से से कांप रही थी। तुम पिछले 2 महीनों से कॉलेज नहीं जा रही हो और शहर के लोग कह रहे हैं कि तुम उस पागल आवारा पेंटर के साथ घूमती हो। उस खंडहर जैसी इमारत में क्या करती हो तुम? मीरा ने अपनी आंखें उठाई। उनमें डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी जिद थी। वह आवारा नहीं है पिताजी, वह एक कलाकार हैं और मैं उनसे प्यार करती हूँ। बंद करो ये बकवास, पिता ने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा। अगर तुमने उस लड़के से दोबारा मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस घर में बंद कर दूंगा। वह लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, उसका कोई भविष्य नहीं है। मीरा कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप अपने कमरे में आई। उसने एक छोटा सा बैग लिया और अपनी दिवंगत मां के दिए हुए सोने के आखिरी गहने जो उसकी अलमारी में छिपे थे, उन्हें निकाला। उसने अपने परिवार, अपनी पढ़ाई और अपनी सुखी जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया था। उसी तूफानी रात मीरा ने अपने घर की दहलीज पार कर ली। रात के 11 बजे जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, मीरा भीगती हुई कबीर के स्टूडियो पहुंची। दरवाजा खुला हुआ था। कबीर कमरे के फर्श पर बैठा था। उसके चारों तरफ रंग बिखरे हुए थे और वह अपने ही सिर के बाल नोच रहा था। कबीर! मीरा ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। कबीर ने चौंक कर ऊपर देखा, उसकी आंखें लाल थीं। मीरा, तुम यहां इस वक्त? तुम यहां क्यों आई हो? चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूं। मीरा ने रोते हुए कबीर का चेहरा अपने हाथों में लिया। मैं सब कुछ छोड़कर आ गई हूं कबीर। अब मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। देखो, मैं मां के गहने लाई हूं। हम इन्हें बेचकर तुम्हारा नया स्टूडियो खोलेंगे। तुम्हारी पेंटिंग्स की नुमाइश, एग्जीबिशन करेंगे। तुम अकेले नहीं हो। कबीर ने मीरा को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मीरा को अपनी बाहों में भींच लिया। लेकिन उसकी पीठ के पीछे, कमरे के उसी अंधेरे कोने में, एक बहुत लंबी काली परछाई दीवार पर उभर आई। वह परछाई कबीर की पीठ को छू रही थी, जिससे कबीर का पूरा शरीर एक पल के लिए कांप उठा। पर मीरा इस बात से पूरी तरह अनजान थी। अगले कुछ हफ्तों में मीरा ने कबीर को संभालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने कबीर के मना करने के बावजूद अपनी मां के गहने एक सुनार को बहुत सस्ते दामों में बेच दिए, ताकि स्टूडियो का किराया और कबीर के रंगों का खर्च निकाला जा सके। मीरा के इस कदम से उसके कॉलेज के दोस्त बहुत परेशान थे। एक दोपहर मीरा की सबसे अच्छी सहेली नेहा चुपके से उस पुराने स्टूडियो में आई। उस वक्त कबीर बाहर गया हुआ था। मीरा, तुम पागल हो गई हो क्या? नेहा ने मीरा का हाथ पकड़कर हिलाया। तुमने अपने पिता का घर छोड़ दिया, अपनी पढ़ाई छोड़ दी और इस मनहूस जगह पर रह रही हो। इस लड़के के चक्कर में तुम खुद को बर्बाद कर रही हो। तुम कबीर को नहीं जानती नेहा। वह मुझसे बहुत प्यार करता है। उसे बस मेरी जरूरत है। मीरा ने शांत आवाज में कहा। नहीं मीरा, तुम अंधी हो चुकी हो, नेहा ने चिल्लाकर कहा। क्या तुमने इस जगह को गौर से देखा है? यहां आते ही दम घुटने लगता है। और उस कबीर को देखो, वह कोई आम इंसान नहीं लगता। कल रात मैंने उसे अकेले गली में खड़े होकर, आसमान की तरफ देखकर
पागलों की तरह हंसते हुए देखा था। लोग कह रहे हैं कि उस पर किसी चीज का साया है। यहां से चलो मेरे साथ। मीरा ने गुस्से में नेहा का हाथ झटक दिया। अगर तुम मेरे कबीर के बारे में ऐसा सोचती हो तो आज से तुम मेरी सहेली नहीं हो। चली जाओ यहां से और दोबारा कभी मत आना। नेहा ने दुखी होकर मीरा को देखा और सिर हिलाते हुए वहां से चली गई। मीरा ने कबीर के लिए अपनी जिंदगी के आखिरी रिश्ते को भी लात मार दी थी। अब वह पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेली थी, सिर्फ कबीर और उस डरावने कमरे के साथ। कबीर का भयानक रूपांतरण। पैसे आ जाने के बाद भी कबीर की हालत में सुधार नहीं हुआ, बल्कि उसका व्यवहार और डरावना होता चला गया। वह अब पूरी रात जागता रहता था। रात के सन्नाटे में मीरा की आंखें खुलती तो वह देखती कि कबीर बिना लाइट जलाए अंधेरे में कैनवास के सामने खड़ा होकर कुछ लिखिया बना रहा है। जब वह ब्रश चलाता तो उससे अजीब सी घिसने की आवाजें आती, जैसे कोई दीवार पर नाखून मार रहा हो। एक रात लगभग 2 बजे मीरा को अपने चेहरे पर एक भयानक ठंडक महसूस हुई। उसकी नींद खुली। कबीर बेड के पास खड़ा था और बहुत ध्यान से मीरा के सोए हुए चेहरे को देख रहा था। उसके हाथ में पेंटिंग करने वाला चाकू, पैलेट नाइफ था। मीरा डरकर उठ बैठी। कबीर, तुम हाथ में चाकू लेकर क्यों खड़े हो? क्या हुआ? कबीर की आवाज बिल्कुल बदली हुई थी, भारी और खोखली। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी यह त्वचा, ये कितनी सुंदर है ना? अगर इस पर कोई दाग लग जाए तो क्या तुम तब भी इतनी ही सुंदर रहोगी? मीरा की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कबीर, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे डर लग रहा है। चाकू नीचे रखो। कबीर ने अचानक अपनी आंखें झपकाईं, मानो वह किसी गहरी नींद से जागा हो। चाकू उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। वह घुटनों के बल बैठ गया और अपना सिर पकड़कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो मीरा, मुझे माफ कर दो। मेरे दिमाग में कोई अजीब आवाजें गूंजती हैं। वह मुझसे कहती है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मीरा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मीरा ने रोते हुए कबीर को गले से लगा लिया। वह समझ रही थी कि कबीर किसी गहरी मानसिक बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन उसका प्यार इतना अंधा था कि वह उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय खुद ही उसकी ढाल बनने की कोशिश कर रही थी। अगली रात बाहर एक भयानक तूफान आया। बिजली कड़क रही थी और खिड़कियां जोर जोर से बज रही थीं। कबीर पागलों की तरह एक बहुत बड़े कैनवास पर पेंटिंग बना रहा था। वह किसी की बात नहीं सुन रहा था। मीरा कमरे के कोने में डरी हुई बैठी थी। अचानक एक तेज बिजली कड़की और पूरे इलाके की बत्ती गुल हो गई। पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब गया। केवल बिजली की कौंध से कमरा पल पल के लिए चमक उठता था। हो गया, ये पूरी हो गई। कबीर की जोरदार और डरावनी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। मीरा ने कांपते हाथों से एक मोमबत्ती जलाई और कबीर के पास पहुंची। जैसे ही मोमबत्ती की रोशनी कैनवास पर पड़ी, मीरा के मुंह से एक चीख निकल गई। कैनवास पर मीरा की ही तस्वीर थी, लेकिन वह कोई सामान्य पेंटिंग नहीं थी। पेंटिंग में मीरा का आधा चेहरा तो हूबहू वैसा ही सुंदर था जैसा वह थी, लेकिन उसका बाकी का आधा हिस्सा एक सड़े हुए, खून से लथपथ कंकाल का था, जिसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। सबसे भयानक बात यह थी कि उस पेंटिंग को बनाने के लिए कबीर ने रंगों का नहीं, बल्कि अपनी उंगलियों को काट काट कर अपने ही खून का इस्तेमाल किया था। कैनवास से अभी भी कबीर का ताजा खून नीचे फर्श पर टपक रहा था। कबीर, तुमने ये क्या किया? अपने हाथ देखो, मीरा चिल्लाई। कबीर ने मुस्कुराते हुए मीरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई होश नहीं था। उसने मुझसे यही मांगा था मीरा। उसने कहा कि हमारा प्यार तभी मुकम्मल होगा जब तुम ऐसी दिखोगी। लेकिन मैं तुम्हें यह दर्द नहीं दे सकता, इसीलिए मुझे जाना होगा। कबीर, तुम कहाँ जा रहे हो? कबीर! मीरा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने पागलों की तरह मीरा को पीछे धकेला, जिससे मीरा फर्श पर गिर गई और मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में केवल कबीर के भागने और सीढ़ियों से नीचे उतरने की आवाज आई। मीरा चीखती हुई सीढ़ियों की तरफ भागी, लेकिन कबीर तूफान और घने अंधेरे में गायब हो चुका था। मीरा उस सूनी सड़क पर बारिश के बीच अकेली खड़ी चीखती रही। उसका सब कुछ लूट चुका था। उसके माता पिता, उसके दोस्त, उसके गहने, उसका मान सम्मान, और अब कबीर भी उसे छोड़कर जा चुका था।
वह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी।